we have left here in the last lecture. अब हम ना स्टार्ट करेंगे डार्क एजेस को. ओके, वी विल स्टार्ट विद डार्क एजेस. ओके, तो जो डार्क एजेस है उसका जो टाइम पीरियड है वो है 5th से 15th सेंचुरी तक. दिस इज़ द टाइम पीरियड ऑफ डार्क एजेस. ये डार्क एजेस है क्या? ओके, so basically this refers to the period between the fall of the Western Roman Empire. हमारे पास इसका इतना सा एक सेकेंड वेट करना प्लीज. यस, सो वेस्टर्न जो है वेस्टर्न रोमन एम्पायर 5th सेंचुरी में ना उसका फॉल होता है. ठीक है, ये कौन सा पीरियड है 5th to 15th सेंचुरी का, कि इस टाइम पीरियड में जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है वो फॉल हो जाती है वो. और यहाँ पर साइमल्टेनियसली आप कह सकते हो इसका फॉल है और उसके साथ आप देखोगे कि 15th सेंचुरी में बिगिनिंग होती है रेनेसां की. बिगिनिंग ऑफ द रेनेसां. ठीक है, आई एम राइटिंग दिस स्पेलिंग, द प्रोनाउंसिएशन इज रेनेसां. तो जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर का जो पीरियड है रेनेसां के पीरियड तक 5th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक, उसे डार्क एजेस का पीरियड कहते हैं. ठीक है, अगर हम देखेंगे ना इसे थोड़ा सा एक बहुत बेसिक से अंडरस्टैंडिंग इस डार्क एजेस में हुआ क्या इसका जो इम्पैक्ट रहा, ये कैसे डार्क एजेस को समझा जाता है सिंपल टर्म्स में, वो क्या था कि इस टाइम पे कोई रैशनल थिंकिंग नहीं थी. ये हम बहुत बेसिक लैंग्वेज में समझ रहे हैं. नो रैशनल थिंकिंग, यानी कि सोच समझ नहीं थी, उस तरीके के लॉजिकल सोचने का जो कैपेसिटी थी, कैपेबिलिटी थी, वो नहीं थी. ठीक है, कोई इनोवेशन नहीं थी. देयर वाज नो इनोवेशन. ओके, एंड ऑल्सो देयर वर नो साइंटिफिक डिस्कवरीज एज वेल. नो इनोवेशन, no scientific discoveries, okay, and no gross economic development. No gross economic development. ना उस टाइम पे कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट रही, ना उस टाइम पे कोई इस तरीके की इनोवेशन रही. ठीक है, तो जो एक कह सकते हो आप उम्मीद थी ना, वो ख़त्म हो गई थी. उम्मीद ख़त्म हो गई थी. तो तभी हमने कहा है फॉल ऑफ रोमन एम्पायर. ठीक है, उसका फॉल हुआ और उसके बाद रोमन एम्पायर के फॉल के बाद राइज किसका हुआ, वो रे ऑफ होप जो जगी, एक उम्मीद की किरण जो जगी, वो राइज ऑफ रेनेसां से हुआ. वो पीरियड राइज ऑफ रेनेसां शुरू हुआ. ठीक है, और इसी को पीरियड जो है पीरियड ऑफ एनलाइटमेंट कहते हैं. एज ऑफ एनलाइटमेंट कह दो, पीरियड ऑफ एनलाइटमेंट कह दो. You should know this. Enlightenment. ठीक है, यानी कि एक तरीके की कि जो लोगों में है वो अवेयरनेस आ गई. सो दिस इज रिलेटेड टू द अवेयरनेस. पीपल गॉट मोर अवेयर. ठीक है, अगर हम देखें इस पीरियड को ना, ऐसे बहुत सारे जो थिंकर्स हैं वो कहते हैं कि इसे ना एक तरीके का अर्ली मिडिवल पीरियड माना जाता है. ठीक है, एक अर्ली मिडिवल पीरियड माना जाता है जो ये डार्क एजेस का पीरियड शुरू हुआ है. और उस टाइम पे मिडिवल पीरियड में क्या चल रहा था, लाइक वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर किस तरीके का था, हम थोड़ा सा समझते हैं, ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं जाएंगे. तो जैसे मैंने कहा कि ये जो डार्क एजेस का पीरियड है इसे मिडिवल पीरियड भी माना जाता है. ठीक है, और सोशल स्ट्रक्चर जो है यहाँ का, इट वॉज डोमिनेटेड बाय फ्यूडलिज्म. और फ्यूडलिज्म ना एक बहुत ज़्यादा एक रिजिड हिरार्कल सिस्टम रहा है. फ्यूडल सिस्टम समझते हो कि एक प्रॉपर आपकी किंग हैं, नोबल्स हैं, ठीक है, नाइट्स हैं, सर्व्स हैं, पीजेंट्स हैं. ठीक है, जो मतलब एक बहुत ही हिरार्की में एक लेआउट देख सकते हो आप. ठीक है, और यहाँ पर इस टाइम पे डोमिनेंस जो था वो चर्च का था. किसका डोमिनेंस था? चर्च का. ठीक है, कैथोलिक चर्च उस टाइम का सबसे जो मोस्ट पावरफुल आप कह सकते हो, वो कैथोलिक चर्च सोशल इंस्टीट्यूशन था.
ठीक है, यानी कि बहुत कंट्रोल्ड एजुकेशन रहती थी, बहुत ही डिसाइडेड मॉरल कोड्स रहते थे, और ये चर्च वाले ना लैंड को भी ओन करते थे, और ये चर्च वाले पूरे पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते थे। ठीक है, इतनी पावर थी पॉलिटिक्स की, इसलिए बाद में हमने देखा है कि देयर वाज दिस सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। ठीक है, एंड अब क्या होता है, धीरे धीरे डार्क एजेस में डिक्लाइन हो जाता है नॉलेज का, लिटरेसी का, नॉलेज एंड लिटरेसी, देयर वाज दिस डिक्लाइन, यानी कि जो हमारा लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा लो चला जाता है, और लर्निंग जो है वो सिर्फ इट वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू मोनास्ट्रीज, लर्निंग वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू कि यहाँ के ही लोग पढ़ रहे हैं, बाकी नहीं पढ़ रहे हैं, लर्निंग वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू मोनास्ट्रीज। ओके, और जो साइंटिफिक इंक्वायरी थी वो भी बहुत कम हो गई थी, उस तरीके की एक्सप्लेनेशंस, उस तरीके के प्रोबिंग करना नहीं आता था उन्हें। ठीक है, तो जो डार्क एज है इसमें हमें पता चलता है कि लेटर बहुत इसेंशियल चीज़ें जो हैं वो उभर कर आई, जैसे फ्री थिंकिंग आ गया था, रैशनल इंक्वायरी आ गया था, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो चुका था। ठीक है, तो ये हम सोशल इंस्टीट्यूशंस जो डार्क एजेस की हैं हमने इनको पढ़ लिया है। मोनार्की जैसे थे, चर्च सिस्टम, मोनार्की भी हमने पढ़ा ना कि किंग वगैरह का रूल था, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजिड सिस्टम था। ठीक है, और अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस टाइम पे ना बहुत कम इस तरीके की सोशल मोबिलिटी हो रही थी, क्योंकि देखो 5th से 15th सेंचुरी का टाइम पीरियड है, 10 सेंचुरीज़ को ये कवर कर रहा है, 5th सेंचुरी से 15th सेंचुरी। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ, न्यू वे ऑफ लिविंग आ गया, नया सोचने का तरीका आ गया था। ठीक है, नए तरीके से लोग सोचने लगे थे, और इसी पीरियड को जो नए तरीके से हमने पीछे भी बात की है कि राइज जो हमें देखने को मिला, राइज किस चीज़ का, रेनेसां का राइज देखने को मिला, रे ऑफ होप देखने को मिली। ठीक है, ठीक है, और जो राइज ऑफ कंडीशंस हम सोशोलॉजी के लिए पढ़ते हैं वो यही सब पीरियड हैं, जैसे रेनेसां हो गया, एज ऑफ रीज़न हो गया, साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो गया, अभी हम इसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जाता है डॉन ऑफ मॉडर्निटी, इससे ये एज जानी जाने लगी, डॉन ऑफ मॉडर्निटी। डॉन क्या होता है, जैसे अभी हम डस्क और डॉन पढ़ते हैं, डॉन इज़ द राइज, तो राइज ऑफ मॉडर्निटी। ठीक है, और ये हमने ऑब्जर्व कहाँ की है, वी हैव ऑब्जर्व्ड इन यूरोप। ओके, और मॉडर्निटी क्या होता है, बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं कहूँगी कि एक तरीके का वे ऑफ लिविंग जो बहुत ही आपका लिविंग एक हाई स्टैंडर्ड के तौर पर है, आप एक तरीके से मॉडर्न थॉट्स के साथ हैं। ठीक है, मॉडर्न थॉट्स हैं आपके, मॉडर्न थिंकिंग है, मॉडर्न वे टू एक्सप्रेस है, और एक यूनिक अंडरस्टैंडिंग है हर एक फिनोमिना की जो भी सोसाइटी में हो रहा है, उसे मॉडर्निटी कहते हैं। अभी हम लोग भी मॉडर्निटी को यूजुअली ना वी कंसिडर कि क्लोथ्स पहने हुए हैं तो एक क्लोथ को ही हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये मॉडर्न है या नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया वी ऑलवेज थिंक कि मॉडर्निटी इससे रिलेटेड है, ऐसा नहीं है। मॉडर्निटी आपकी सोच में है, आपके उठने बैठने में, हर चीज़ में मॉडर्निटी है। ओके, अब यहाँ पे जब हम इसकी बात भी करते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स हैं जो हम एक राइज ऑफ रेनेसां में पढ़ते हैं, या फिर किस तरीके से वहाँ पे एक उभरता हुआ आपको एक यूरोप दिखने को मिला, वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, रेनेसां है, एज ऑफ रीज़न है, और इस एज ऑफ रीज़न को इज ऑल्सो नोन एज एनलाइटमेंट। ठीक है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन है, रिफॉर्मेशन है। ठीक है, और ना इस टाइम पीरियड में जो नेशन स्टेट्स थी उनका भी राइज देखने को मिला, राइज ऑफ नेशन स्टेट्स। ठीक है, सिटीज़ ग्रोथ, सिटीज़ की जो ग्रोथ है वो देखने को मिली, और जो ट्रेड है वो ग्रो हुआ। ठीक है, तो इन सारे इवेंट्स ने, अब आप लिख लीजिएगा, सिटीज़ की ग्रोथ हुई, ट्रेड का ग्रोथ हुआ, तो इन सब चीज़ों ने, इन सब इवेंट्स ने ना रैशनैलिटी को लाया, सोच समझ को लाया, सोचने के तरीके को बदल दिया, अवेयरनेस आ गई लोगों में। ठीक है, क्वेश्चन करने लगे लोग। अब ऐसा नहीं था कि दे यूज्ड टू दे अग्री विद द क्राउड, अब वो क्वेश्चन करते हैं ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। ओके, क्वेश्चनिंग आ गई उनमें। ठीक है, अब यहाँ से अगर जब हम एक यहाँ पे ना एक चीज़ मैंने आपको समझानी थी कि
कि जब हम यहाँ मॉडर्निटी को पढ़ रहे हैं या फिर इस रेनेसां के पीरियड को पढ़ रहे हैं, क्या है कैसा रहा, इसमें ना हम 3 वेज में या 3 एस्पेक्ट्स में चीज़ों को समझेंगे कि क्या क्या सोशल चेंजेस रही, क्या क्या इकोनॉमिक चेंजेस रही और क्या क्या पॉलिटिकल चेंजेस रही। और जब भी आप भी कोई आंसर लिखते हैं मीन्स में, यू शुड ऑलवेज गो फॉर द फ्लो चार्ट्स। दिस ब्रेक्स योर मोनोटनी ऑफ द आंसर्स। मोनोटनी ऑफ द आंसर्स को कैसे ब्रेक कर रहा है कि आप बार बार उस पैराग्राफ्स में नहीं लिख रहे हैं, आप पॉइंट्स को यूज़ कर रहे हैं, फ्लो चार्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, आप डायग्राम्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उससे जो एग्जामिनर होता है वो आपको you get good marks, you easily fetch good marks when you are following this pattern। ये पैटर्न फॉलो करना ज़रूरी है। और इसमें एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप सोशियोलॉजी को पढ़ोगे, ठीक है, मैं थोड़ा सा ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट जाके बात कर रही हूँ, टॉपिक के कंटेक्स्ट से बाहर, बट है सोशियोलॉजी की ही रिलेटेड, कि जब भी आपका कोई भी आंसर होगा, ठीक है, एक सिंपल आंसर आपको मीन्स में फ्रेम करना है, ये मैं मीन्स के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, हमेशा उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर करो। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस। आपको उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट को कवर करना चाहिए, आपको उसको सोशल एस्पेक्ट को कवर करना चाहिए, उसका साइकोलॉजिकल कोई एस्पेक्ट है तो उसे कवर कर दीजिए, उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उसे कवर कर दीजिए, हर एक एस्पेक्ट को कवर कीजिए, ठीक है। उससे आपका जो आंसर है उसकी डाइवर्सिटी नज़र आती है कि आपको एक ब्रॉड डेप्थ और इन डेप्थ नॉलेज है किसी चीज़ का, ठीक है। ये एक आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं है, बट हाँ सिलेबस से परे ज़रूर है, जो हम पढ़ रहे हैं उससे परे ज़रूर है। बट यहाँ पर अभी जो मैं सोशल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस पढ़ा रही हूँ, इसी कंसेप्ट के पढ़ा रही हूँ कि चीज़ों का ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होना ज़रूरी है। अभी मैं आपको 4-5 चेंजेस बता दूँगी और आप 4-5 इस तरीके से लिख के आ जाएंगे। यू वॉन्ट एबल टू फेच गुड मार्क्स दैन द पर्सन हु हैज़ रिटन इन वेरी सिस्टमैटिक एंड ऑर्डर वे में, लाइक सोशल चेंजेस, फिर उसके 3-4 पॉइंट्स, इकोनॉमिक चेंजेस उसके 2-3 पॉइंट्स, इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है आंसर्स को फ्रेम करने का। दिस इज़ जस्ट वन पॉइंट दैट आई रियली वांट टू डिस्कस। ओके, लेट्स इरेज दिस एंड मूव फर्दर। ओके, देखो 1716 का जो पीरियड था, 1760 का ले लो और 1840 का जो पीरियड रहा है, इन दोनों के बीच का जो पीरियड रहा है, दीज आर लाइक अराउंड 80 ईयर्स। ये यूरोप के 80 ईयर्स हैं टोटल। इसकी बात करेंगे ना, इसमें आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखने को मिला, यानी कि जो यूरोप था वो उभरते हुए नज़र आया, ठीक है। उसकी ग्रोथ आप देख सकते हो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, कैपिटलिज्म का राइज देखने को मिला, यू हैव सीन द राइज ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। यानी कि इंडस्ट्री, कैपिटलिज्म क्या होता है कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो डेवलप कर रही हैं अब एक मैसिव स्केल पर, ठीक है, और प्रॉफिट ओनिंग ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं कि जहाँ पे प्रॉफिट बनाया जाता है, ठीक है। और मास प्रोडक्शन होने लगी गुड्स की। जब कैपिटलिज्म होगा, इंडस्ट्रीज़ बनेंगी तो गुड्स और जो सर्विसेज हैं उसकी मास प्रोडक्शन रहेगी, ठीक है। मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड services. This is just I'm writing it for you, otherwise I could have dictated, but I'm writing it for you in points and in a right way so that you can jot it down from here, okay। और उसके बाद mass exploitation of the workers। अब साथ ही साथ में वर्कर्स की mass exploitation होने लगी, ठीक है, उन्हें यूज़ किया जाने लगा, ठीक है। और इससे social changes, this all brought social changes in the society, this all brought social changes in the society, okay। अब हम ये, मैंने आपको एक थोड़ा सा एक पीरियड इसलिए बताया कि आपको पता होना चाहिए कि उस पीरियड में हुआ क्या क्या, ठीक है। अब आ जाओ सोशल चेंजेस क्या क्या रही मॉडर्निटी के कंटेक्स्ट में, इकोनॉमिक चेंजेस और पॉलिटिकल चेंजेस, ओके। सोशल चेंजेस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सोसाइटल लेवल पर सोशल चेंजेस एट द सोसाइटल लेवल, ओके। राइज ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, राइज ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी का राइज देखने को मिला। यानी कि आप एक कह सकते हो कि जो रिलेशन है वो बिटवीन ओनर, ठीक है, एंटरप्रेन्योर और वर्कर्स के बीच में रहने लगा, एंड वर्कर्स, ठीक है।
और इसी टाइम पीरियड में मिडिल क्लास इमर्ज हो गई, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मिडिल क्लास जो इमर्ज हुई है वो कहाँ से हुई है, वो इसी पीरियड के दौरान इमर्ज हुई है। कौन? मिडिल क्लास, ठीक है। और यहाँ पर ना आपको रिलीजियस इक्वालिटी भी देखने को मिली, रिलीजियस इक्वालिटी इन द फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म के फॉर्म में, सेक्युलरिज्म क्या होता है? दैट ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, ठीक है। तो मतलब हर जो आप रिलीजन है उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो सेक्युलरिज्म होता है। तो रिलीजियस इक्वालिटी देखने को मिली, ठीक है। और कह सकते हो आप, एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब अपने मेंस के आंसर्स में लिख सकते हैं कि सेक्युलरिज्म इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लूरलिज्म। और एक और चीज़, कभी एथिक्स का पेपर आएगा, उसमें भी इस तरीके का ही एथिक्स का नहीं, ऐसे का, उसमें भी इस तरीके के फिलोसफिकल एसेज आते हैं या फिर अलग अलग कंटेक्स्ट में एसेज आते हैं। तो एक लाइन दी होती है एंड यू हैव टू राइट अ एसे ऑन दिस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सेक्युलरिज्म जो है वो प्लूरलिज्म की एक एग्जांपल है। प्लूरलिज्म क्या हो गया कि मल्टीपल कल्चर्स हैं, मल्टीपल रिलीजन्स हैं, मल्टीपल ट्रेडिशंस और कस्टम्स हैं, ठीक है। ये उस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आ जाओ अर्बनाइजेशन का। अर्बनाइजेशन भी इसी टाइम पीरियड का है कॉन्सेप्ट, और इसका ना अर्बनाइजेशन, उस टाइम पे अर्बनाइजेशन क्या होता है कि लोग जो हैं वो मूव कर रहे हैं रूरल एरियाज से, पीपल आर मूविंग फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, ठीक है। क्यों? इन सर्च ऑफ जॉब, इन सर्च ऑफ गुड लाइफ स्टाइल, ठीक है। और सेंसस ना अर्बनाइजेशन का रिकॉर्ड हुआ था, सेंसस वाज रिकॉर्डेड इन 1881, ठीक है। समझ आ रही है आपको कि नहीं? ठीक है। अब हम इकोनॉमिक चेंज को पढ़ते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट सोशल चेंज, नाउ लेट्स कम टू इकोनॉमिक चेंज। इकोनॉमिक चेंज, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखने को मिली, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखने को मिली, वो हमें भी पता है, सबको पता चल गया अभी तक, ठीक है। और यहाँ पर इकोनॉमिक चेंज में क्या हुआ? इकोनॉमिक चेंज में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो चेंज हुआ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हुआ, ठीक है। दैट विल चेंज। सेंस ऑफ लाइवलीहुड, रहन सहन किस तरीके से करना है उसकी सोच समझ आना, ठीक है, तो ये भी चेंज हुआ। इकोनॉमिक अपग्रेडेशन, इकोनॉमिक अपग्रेडेशन विल अकर, ठीक है। यानी कि इकोनॉमिक अपग्रेडेशन का क्या मतलब कि इनकम राइज हो गई, ठीक है, इकोनॉमिकली वो अपग्रेड हो गए, ठीक है। अब आप मार्केट फोर्सेस को थोड़ा सा समझ लीजिए, मार्केट फोर्सेस को, क्योंकि ये इकोनॉमिक के ही कंटेक्स्ट में आएगा। डिमांड और सप्लाई की बात होती है एक सोसाइटी में ना, डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट रहता है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। सप्लाई क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स है ना, जैसे दे विल प्रोड्यूस टू केटर द डिमांड ऑफ द पीपल, ठीक है। अब जब डिमांड ऊंची होती है या डिमांड हाई रहती है तो जो सप्लाई है वो कम रहेगी, ठीक है, और उससे क्या होगा? कॉस्ट इंक्रीज़ करेगी और उससे इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। और इन्फ्लेशन आपको पता है कितना है? इंडिया का क्या इन्फ्लेशन रहता है? इंडिया का इन्फ्लेशन 2% to 6% रहता है। इंडिया की बात हो रही है। क्या मैंने आपको कहा कि जब डिमांड इंक्रीज़ करेगी, व्हेन डिमांड विल इंक्रीज़, ठीक है, तो सप्लाई डिक्रीज़ करेगी और कॉस्ट उससे इंक्रीज़ होगी और उससे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा इंडिया में। उसके बाद डिमांड डिक्रीज़ करेगी, सप्लाई अगर इंक्रीज़ करेगी तो कॉस्ट जो है, कॉस्ट वो डिक्रीज़ करेगी, जिससे डिफ्लेशन होगा। डिफ्लेशन इज, जैसे अगर महंगाई का ऑपोजिट क्या है? डिफ्लेशन, डिक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओके। तो एक बहुत सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपको पता होनी चाहिए जो इंडिया में रहती है, ये भी इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट के अंडर ही आएगा। जस्ट बिकॉज ये बेसिक्स स्टार्टिंग है हमारा, तो बेसिक्स क्लियर होने चाहिए किस तरीके का क्या, क्योंकि आगे आगे आप हायर लेवल पे जाओगे, वहाँ पे फिर बेसिक ऑलरेडी क्लियर होने चाहिए। एक सप्लाई मैनेजमेंट को हम पढ़ते हैं, दो इट इज़ नॉट इन सोसाइटी सोशोलॉजी, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जो है वो किस तरीके से होता है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सप्लाई मैनेजमेंट को हम स्टडी कर रहे हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, देखो सबसे पहले एक प्रोड्यूसर है जो प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है, वो प्राइमरी गुड्स को बना रहा है, ठीक है, और उन प्राइमरी गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है, यानी कि प्रोसेस किया जा रहा है इस तरीके से कि वो फिनिश प्रोडक्ट बन सके। प्रोसेस किया जाता है ना, और उसे फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है, फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि एक प्राइमरी गुड है, उसे प्रोसेस किया जा रहा है, तो ये एक इंटरमीडिएट लेवल हो गया, दिस इज़ इंटरमीडिएट लेवल, एंड उसे फिनिश प्रोडक्ट बनाया जा रहा है थ्रू द प्रोसेसिंग ऑफ द गुड्स, एंड उसे फिनिश प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, तो ये हमारा फाइनल गुड हो गया, ठीक है, इतना समझ आया। और यहाँ से ये जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ये एक होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, ठीक है, और यहाँ से ये एक रिटेलर के पास जाता है, एंड देन फ्रॉम द रिटेलर टू कंज्यूमर। ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? दिस इज़ वेरी इजी। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि प्रोड्यूसर फिर एक गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, फिर प्रोसेस हो रहा है वो गुड, फिर फिनिश्ड हो रहा है, और फिर फिनिशिंग ऑफ द प्रोडक्ट जब हो रही है तो वो होलसेलर के पास जाती है, होलसेलर से वो रिटेलर के पास, एंड रिटेलर के पास हमारे पास आती है, यानी कि हम कंज्यूमर्स के पास आती है, ठीक है। देखो इकोनॉमी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे, ठीक है, जैसे कैपिटलिज्म हो गया, आपने ये इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, जो हम जनरल स्टडीज़ में इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। कैपिटलिज्म हो गया, मोनोपोली हो गया, जियोपोली हो गया, दीज आर फ्यू कॉन्सेप्ट्स, क्रोनो कैपिटलिस्ट हो गया, ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बट वो आपने इकोनॉमिक्स में आई होप पढ़े होंगे, ठीक है। कैपिटलिस्ट क्या होता है, थोड़ा सा मैं ये बता देती हूँ, क्योंकि कैपिटलिस्ट वर्ड ना आगे भी यूज़ होगा कार्ल मार्क्स की थ्योरी में, इसलिए मैं कैपिटलिज्म को और कैपिटलिस्ट को बता देती हूँ। कैपिटलिज्म आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। अब कैपिटलिस्ट रहता है, कैपिटलिस्ट हो गया एक इंसान का प्रॉफिट मेकिंग एटीट्यूड होना, ठीक है। प्रोटेस्टेंट इन यूरोप जिन्होंने कैथलिक चर्च वैल्यूज़ छोड़ी थी ना, उन्हें कैपिटलिस्ट कहा गया था, ठीक है। ये आप शायद मैक्स वेबर की थ्योरी में पढ़ेंगे। अभी मैं थोड़ा सा बेसिक पढ़ा रही हूँ कि कैपिटलिस्ट कौन होते हैं, जिनका प्रॉफिट मेकिंग एटीट्यूड रहता है। और अगर आपको एक थोड़ा सा सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझना है तो कैपिटलिस्ट आर दोस प्रोटेस्टेंट्स इन यूरोप, ठीक है, जिन्होंने कैथलिक चर्च वैल्यूज़ को छोड़ा था, ठीक है। यहाँ से हम समझेंगे कैथलिक चर्च वैल्यूज़ को छोड़ा था, ठीक है, हु हैव लेफ्ट दीज चर्च वैल्यूज़, ठीक है। उसके बाद हमारा पॉलिटिकल चेंजेस रहता है, ठीक है, दैट इज़ द लास्ट एस्पेक्ट लेफ्ट हियर, पॉलिटिकल चेंजेस। ओके, एग्जाम्पल से हम समझेंगे पहले एक बहुत ही छोटी सी और एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल जो अपने पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ी होगी। फ्रेंच रेवोल्यूशन को आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री की बुक में, फ्रेंच रेवोल्यूशन को अपने हिस्ट्री की बुक में पढ़ा होगा। और कुछ फ्रेंच की हम जो कहते हैं ना वैल्यूज़ को अपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है। तो सोशियोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट विच ओवरलैप्स विद अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। अभी जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी 1789 में, तो ये एक टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट है। क्या है? एक टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट है। देखो जब हम इस ट्रायंगल को पढ़ रहे हैं, हम इससे फ्रेंच रेवोल्यूशन को ही समझ रहे हैं कि सबसे पहले ना ऊपर सबसे पहले मोनार्क रहता है, ठीक है। समझने के लिए आप समझिए कि ये ऊपर जो है किंग है, जो एक किंग रूल कर रहा है, कम क्वांटिटी है, और फिर देखो यहाँ से ये सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आम लोग हैं, ठीक है, कॉमनर्स हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्लर्जी है, क्लर्जी जैसे कि डिप्लोमेट हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, ठीक है, और ये कॉमनर्स हो गए, नीचे वाले एरिया में ये कॉमनर्स हो गए, ठीक है। और इन्हीं कॉमनर लोगों से ना टैक्स कलेक्ट किया जाता था, टैक्स कलेक्शन होती थी, ठीक है। तो ये एक इकोनॉमिक चैलेंज भी है, और बाद में कॉमनर्स ने रिटेलिएट भी किया था, इन्हीं कॉमनर्स ने, ठीक है, अपनी जंग लड़ी थी,
और एक वायलेंट मूवमेंट देखने को मिली थी। अब जो मैंने आपसे कहा कि जो वैल्यूज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन की हैं, जो आपने पढ़ी होंगी इसमें पॉलिटिकल साइंस में, वो कौन सी हैं? ट्रिनिटी कहते हैं उसे, वो है लिबर्टी। ये हमारी ना फ्रेंच से ही ली हुई हैं। लिबर्टी आ गया, इक्वालिटी आ गया और फ्रेटर्निटी आ गया। इन तीनों का इंट्रोडक्शन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी रहता है। ये इसे ट्रिनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिनिटी कहते हैं। आई डोंट नो इफ़ यू नो दिस कॉन्सेप्ट और नॉट, बट दिस इज़ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट अगेन। ओके, यहाँ से हमारा पॉलिटिकल चेंजेस भी ख़त्म होता है। इसमें भी अगर आप देखोगे कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, एंड आई थिंक ये टर्म्स, छोटी छोटी टर्म्स आपको पता होंगी ना, तो आप आगे ईजिली समझ पाएंगे। ठीक है ये बिल्कुल मैं कहूँगी कि पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट की ही टर्म्स हैं। ठीक है, जैसे अनार्की हो गया, ऑटोक्रेटिक हो गया, डिक्टेटरशिप हो गया, ठीक है, अथॉरिटेरियन हो गया, टोटलिटेरियन हो गया, फैसिज्म हो गया। ठीक है, दीज आर द कॉन्सेप्ट दैट यू शुड नो। डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी इज हेड ऑफ द पीपल, विल बी इलेक्टेड बाय पीपल, यानी कि रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। और आपको पता है ये किसने दी थी? अब्राहम लिंकन ने टर्म दी थी। मतलब ये डेफिनेशन जो डेमोक्रेसी की, वो अब्राहम लिंकन ने दी। देखो, अभी हमने सोशल एस्पेक्ट को पढ़ लिया है चेंजेस के थ्रू, कि हमने चेंजेस पढ़ी हैं, पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस को पढ़ा है कि क्या क्या पॉलिटिकल चेंजेस रही, क्या क्या सोशल चेंजेस रही, क्या क्या इकोनॉमिक चेंजेस रही। लेकिन इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो डार्क एजेस का ही रहेगा। लेकिन इन चेंजेस के अब हम चैलेंजेस पढ़ेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस रहे, और अगेन उसका एस्पेक्ट भी 3 होंगे। पॉलिटिकल चैलेंजेस क्या रहे, इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या रहे, और सोशल चैलेंजेस क्या रहे, और फिर इन चैलेंजेस का, ये जो हमने चैलेंजेस पढ़े, इनका सल्यूशन क्या है, तो हम ये नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर कवर करेंगे। ओके, and I hope you have understood this lecture, and any doubt is there, you can ask me in the comment box. Okay, thank you.